हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक कुमार कराड़े फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल स्कूल खिरसाड़ उपरासिया। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के सभी अध्यायों के बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें खालिस्तान, सही जोड़ी, सही विकल्प, एक शब्द एक वाक्य है, हम उसे तैयार करने वाले हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर 1, अध्याय 1 से। तो अध्याय 1 में आप देख पा रहे होंगे, ये आपका अध्याय 1 है, चैप्टर 1। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, हमारा पहला प्रश्न है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो ये तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ई इक्वल्स टू एफ बटे क्यू होता है। तो एफ एकम एफ, क्यू का ई में तो क्यू ई हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, जो है ऑप्शन नंबर सी। तो पहले का आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र जो होता है ई, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का वर्ग। तो ई और आर का वर्ग हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/r का वर्ग। सी में आर की घात 3 है, डी में आर की घात 4 है और ए में आर की घात 1 है। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, एक खोखले गोले के अंदर विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है को रखा गया है, तो फ्लक्स का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट्स फ्लक्स का मान होगा 0, क्योंकि इनसाइड अ कंडक्टर वैल्यू ऑफ चार्ज इज 0। किसी भी चालक के भीतर आवेश का मान 0 होगा, इसलिए आपका द्विध्रुव तो खोखले गोले के अंदर रखा है, इसलिए इसका फ्लक्स भी हो जाएगा 0, क्योंकि फाई बराबर होता है 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ क्यू। आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना ही तो फ्लक्स है, तो जब आवेश ही 0 तो फ्लक्स भी 0। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। स्टूडेंट से आपको तो ओरली रटा होना चाहिए, 6.25, ये गलत लिखा है, 6.25, 1018 नहीं है, 10⁻18 है, इतना इलेक्ट्रॉन नहीं। एक्चुअल में Q बराबर एन से आया है, Q की जगह आप 1 रखेंगे, N की जगह N और E की जगह 1.6 इंटू 10⁻19 को जब आप रख के हल करेंगे तो आपका 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। मुक्त आवेश में पराविद्युतांक का विमी सूत्र है। पराविद्युतांक मतलब स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको करवाया गया था क्लास में। एप्सिलॉन नॉट का जो विमी सूत्र होगा स्टूडेंट्स, वो होगा m1L-3T4 और A2, ये होगा। छठवां क्वेश्चन, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी। तो द्विध्रुव के लिए आपने स्टूडेंट अगर ये वर्ड देख पा रहे होंगे द्विध्रुव से, तो आप अक्षीय स्थिति में देखें चाहे निरक्षीय स्थिति में देखें, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अक्षीय में 2p/r³ होता है और निरक्षीय में सिर्फ p आता है। तो ई और आर व्युत्क्रमानुपाती है और घात 3 के, तो इसके लिए इसका ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आए, तो हमारा अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक समान विद्युत क्षेत्र E तथा द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है को 180 अंश पर घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। 180 अंश पे घुमाने में किया गया कार्य हमारा क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट से जो 180 अंश पे घुमाने पे किया गया कार्य होता है W, वो होता है P1 माइनस कॉस थीटा। तो W आपका रहेगा चलेगा, P आपका रहेगा चलेगा, 1 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा cos 180 और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो W बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2P होगा, 2P। तो स्टूडेंट्स आपका 2P है। क्वेश्चन बैंक में बहुत सी जगह गड़बड़ी छपी हुई है, इसलिए हम खुद आपको सामने रह के सॉल्व करवा दे रहे हैं, आप इसे ध्यान से देखेंगे सभी। अब अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x से, ठीक है, एक घन बना देते, इसकी प्रत्येक भुजा x से, ये देखिए घन हो गया, इसकी प्रत्येक भुजा x से, इसकी सभी भुजा तो बराबर होती 6। तो केंद्र से x/2 दूरी पर q आवेश रखा है, तो फ्लक्स कितना होगा। तो स्टूडेंट केंद्र से x/2 मतलब आधी दूरी पर, भुजा की आधी दूरी पर, ये ले दे के अगर आप देखें तो एक घन के अंदर का जो भाग होगा, और घन के अंदर, घन मतलब एक गॉसियन पृष्ठ होगा, और गॉसियन पृष्ठ के लिए जो फ्लक्स होता है वो Q/ε0 ही होता है। यहाँ पे दूरी का कोई लेन देना नहीं है।
चाहे आप x/2 दूरी पे देखो, x/4 पे देखो, x/8 पे देखो, कहीं भी देखो फ्लक्स का मान तो उतना ही होगा क्योंकि ये बंद पृष्ठ है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होगा आपको पता होना चाहिए, E=F/Q होता है, बल का न्यूटन और आवेश का कूलाम N/C। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन है, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो उसका आवेश जो होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा घटेगा, क्योंकि धनावेश से छड़ अपना आवेश अनावेशित चालक को देता है। ये तो परखनली वाला आपको बताए थे कि एक परखनली पे धनावेश है, एक पे ऋणावेश है, तो धन वाला अपना आवेश ऋण पे ट्रांसफर करता है। 11वां प्रश्न स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्रफल S का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है, तो पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? तो स्टूडेंट फ्लक्स से संबद्ध जो फ्लक्स होगा वो शून्य ही होगा हमेशा। अगला, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वायु में वो क्या होगा? तो वो होगा स्टूडेंट्स एक, ये देखिए 1/ε। क्यों होगा 1/ε? इसके पीछे भी एक कारण है। फ्लक्स जो होता है 1/ε टाइम ऑफ क्यू होता है, तो एकांक धनावेश, तो एकांक धनावेश में क्यू की जगह हम एक रखेंगे, तो क्यू की जगह एक रखोगे तो फाई बराबर तो आपका 1/Q आएगा ना स्टूडेंट्स। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न है, निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य बल F है। यदि दोनों आवेशों के मध्य तांबे के प्लेट रख दिया जाए तो उनके बीच में बल कितना होगा? तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका पेन चेंज कर लिया जाए। निर्वात में दो आवेशों के मध्य F बल लग रहा है, ठीक है। यदि दोनों आवेशों के बीच तांबे की प्लेट रख दी जाए तो उनके बीच का जो स्टूडेंट्स बल होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब शून्य हो जाएगा क्योंकि आप उसको बीच में रख रहे हो। अगर एक तरफ रखोगे तो बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने इस प्रकार है। एक खोखले विलगित चालक गोले को 10 माइक्रोकूलाम से धनावेशित किया जाता है। गोले की त्रिज्या 2 मीटर है, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र होगा स्टूडेंट वो शून्य होगा, क्योंकि इनसाइड अ कंडक्टर वैल्यू ऑफ चार्ज इज 0। चालक के अंदर आवेश का मान शून्य होता है, और आवेश जब शून्य होगा तो E बराबर जो आपका होगा फॉर्मूला, E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r का वर्ग। तो Q 0, तो ये ऑलरेडी E आपका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, धातु की दो समांतर प्लेटों पर आवेश +Q और -Q है। कुछ दूरी पर स्थित है ये आवेश, ठीक है। यदि इन प्लेटों को केरोसिन तेल की टंकी में डुबा दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्टूडेंट्स ये तो आपको बताया गया था क्लास में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो हमेशा घटेगी। एक आवेश Q एक r त्रिज्या के गैसी गोले से परिबद्ध है। यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो फ्लक्स पे क्या असर पड़ेगा? तो फ्लक्स रिमेन सेम, फ्लक्स समान रहेगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि फ्लक्स जो होता है बंद परिपथ मतलब गॉसियन पृष्ठ, और गॉसियन पृष्ठ जो रहता है वो हमेशा गॉस के प्रमेय का पालन करता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसका त्रिज्या से कोई लेन देना नहीं है, इसलिए त्रिज्या को दुगना करो, तिगुना करो, 10 गुना करो, 20 गुना करो, आधा करो, फ्लक्स वही का वही रहेगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 17वां जो है और लास्ट प्रश्न जो है वो ये इस प्रकार है। यदि आवेशों के बीच की दूरी r होने पर प्रतिकर्षण बल F है। यदि दूरी दुगना कर दे तो प्रतिकर्षण बल क्या होगा? F बराबर आप जानते हैं 1/4πε0 होता ही है, Q1 Q2/r का वर्ग होता ही है। तो दूरी को दुगना करना है, दूरी क्या करना है? दुगना। तो नया बल बराबर हो जाएगा 1/4πε0 आपका रहेगा चलेगा, Q1 Q2 रहेगा चलेगा, दूरी को दुगना करना है 2r का वर्ग, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो F' बराबर जो होगा ये देखिए आप इतना पूरा मान F का है 1/4πε0 Q1 Q2 और r का वर्ग, ये आपका पुराना है ना, ये आपका पुराना F है। तो नया वाला बल जो होगा पुराने बल से 2 दूनी 4, नीचे 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, F/4 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए आएगा F/4। शायद आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, F/4 होगा, आप इसे ध्यान से देखते चलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 2 की खालिस्तान की ओर। तो सर खालिस्तान देखिए आप सभी, मैं थोड़ा स्पीडली करूँगा स्टूडेंट्स, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बढ़ेगा और आप लोग का भी समय बर्बाद होगा इसमें देखने में। तो चलिए इसे थोड़ा
देखा जाए तेजी से, तो रिक्त स्थान की जो पूर्ति की जी आ रहा है उसमें देखिए ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान से प्रारंभ होती है। तो ये हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, आपके ऋणावेश के लिए ये रेखा हमेशा अनंत से प्रारंभ होती है। धातु का परावैद्युतांक खाली स्थान है, तो धातु का परावैद्युतांक हमेशा इन्फिनिटी अनंत होता है। द्विध्रुव के बीच की दूरी दुगुना कर दी जाए तो 12 तो ऑलरेडी होता है, तो दो है ना, 4 और 4 16 16 गुना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 16 गुना हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक E बराबर F बटे Q होते हमने पीछे पढ़े, न्यूटन अपॉन कूलम होगा। दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की दूरी R है, तो उनके बीच का जो द्विध्रुव होगा आघूर्ण वो क्या होगा, P बराबर होगा Q इंटू प्रभावकारी लंबाई L होगी। स्टूडेंट यहाँ पे 12 नहीं लिखना है आपको, आवेशित, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 12 होती है तब Q इंटू 12 होता है, जब दूरी L है तो Q इंटू L होगा। आवेशित खोखले गोले के खाली स्थान स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो छठवें का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा केंद्र पर। मूल आवेश का मान खालिस्तान कूलम होता है, तो मूल आवेश का मान स्टूडेंट सबको पता है, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट फ्लक्स होता है, खालिस्तान होता है, तो विद्युत द्विध्रुव का नेट फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे होता है प्लस क्यू चार्ज, दोनों को जब जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा ना, प्लस क्यू से माइनस क्यू जाएगा। 9वां प्रश्न है, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव खालिस्तान रहता है, तो विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित होता है। 10वां, एक समान विद्युत क्षेत्र से खींची गई रेखाएं खालिस्तान होती है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र से खींची गई रेखाएं जो होती है स्टूडेंट्स वो हमेशा समांतर। आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसमें खालिस्तान संरक्षित होता है, उसमें धनावेश। अगला जो है हमारा वो सही जोड़ी है, देखिएगा आप सभी ध्यान से। तो सही जोड़ी जो है वो इस प्रकार है, कुछ चैप्टर में प्रश्न उत्तर कम है, कुछ में ज़्यादा है, इसलिए समय को हमें मैनेज करना होगा। तो सही जोड़ी जो है आप देख पा रहे होंगे, पहला वाला जो है कूलम का जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R² होता है। फ्लक्स का देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q होता है। जो आपका विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P वो Q इंटू 12 होता है। और जो एक मिनट ये बल आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण जो होता है टाउ होता है P साइन थीटा होगा, और इसका देखिए P बराबर होता है Q इंटू 12, ये होगा आपका। उसको ध्यान देना आप लोग सभी। अगले स्लाइड पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है देखिए, कुछ जगह मैं ओरली बोलूँगा, आपको समझना पड़ेगा इसको, यहाँ पे लिख पाना क्योंकि इम्पॉसिबल है। तो ओरली बोलूँगा तो आप इसे सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। देखिए कुछ जगह मैं बोल भी देता हूँ, कुछ जगह मैं लिख भी देता हूँ। तो देखिए किस प्रकार के आवेश समूह में विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। तो एक समान आवेशित धात्विक चादर, एक समान आवेशित धात्विक चादर पर आवेश हमेशा समूह हमेशा विद्युत क्षेत्र को समान रखेगा, चादर। दूसरा, किस प्रकार के आवेश समूह में विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसका रेखिक चालक में, एक समान आवेशित रेखी चालक में, रेखी मतलब सीधा वायर। किस प्रकार के आवेश समूह में विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश। चौथा जो सवाल है हमारा वो है, किस प्रकार के आवेश समूह में विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव में होता है, आपने देखा ना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P या P अपॉन R³। तो विद्युत द्विध्रुव में होगा ये, विद्युत द्विध्रुव। अगला है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर
प्लस 3.2 इंटू 10 कर माइनस 16 -16 कूलाम का आवेश उत्पन्न होता है। रेशम पर उत्पन्न आवेश कितना होगा? तो रेशम पर जो उत्पन्न आवेश होगा वो यही होगा, पर ऋण चिन्ह के साथ होगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। निश्चित दूरी पर दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, तो दोनों कणों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे, तो ये तो वही है, ये पलट के ऊपर जाएगा, r दूरी को आधा कर देंगे, r/2 है ना, 1/4 Q1 Q2 बटे r का वर्ग, r की जगह r/2 का वर्ग कर देंगे, तो ये पलट के ऊपर जाएगा, 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो बल आपका 4 गुना हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कौन अधिक प्रबल होगा? तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा, विद्युत बल हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें आवेश है। एक विद्युत द्विध्रुव पे कुल कितना आवेश होता है? तो एक विद्युत द्विध्रुव में हमेशा शून्य आवेश होता है, क्योंकि उसका नेट आवेश शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा अक्ष के अनुदिश तथा धन से ऋण आवेश की ओर, अक्ष के अनुदिश धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। 10वां, एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा? तो इसका जो फ्लक्स का मान होगा स्टूडेंट शून्य होगा, ये आपको पीछे भी बता दिया गया है। विद्युत आवेश के दो मूल गुण लिखिए। तो इसमें आवेश के जो दो मूल गुण होते हैं आप जानते हैं, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, असमान आवेशों में आकर्षण, और धन आवेश से रेखाएं प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पे रेखाएं समाप्त होती है। आवेश में क्वांटीकरण का गुण होता है, ठीक है, और विभाज्यता का गुण भी होता है। ये चीज़ आप देखिएगा ध्यान से, इसको योज्यता का गुण भी होता है ना। ये चीज़ आपको बता दी गई, आप इसे, उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से देखेंगे। अगला जो है विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव से क्या है, आपको बताया गया था कि वह वस्तु जिसमें समान किंतु विपरीत आवेश हो, समान किंतु कैसे आवेश हो, विपरीत, और दोनों आवेशों की दूरी 2L हो, तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका उदाहरण है परमाणु द्विध्रुव या अणु द्विध्रुव। तो इसका उदाहरण जो होगा, एग्जाम्पल इसका, वो होगा परमाणु द्विध्रुव। आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। ये आपका चैप्टर 2 है, अध्याय 2। तो चैप्टर 2 में तो वैसे ज़्यादातर फॉर्मूले हैं, इसको हम ख़त्म करेंगे। देखिए ज़रा ध्यान से, चैप्टर 2 आप देख पा रहे होंगे। चैप्टर 2 में देखिए स्टूडेंट्स, थोड़े से हम फास्ट मोड में करेंगे क्योंकि समय भी आप लोग का भी कीमती है, पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। देखिए इसमें क्या है, बहुत सी गड़बड़ी छपने के कारण क्वेश्चन बैंक भी मुझे करवाना पड़ रहा है आपको, और क्वेश्चन बैंक नई भी आई थी तो उससे पहले, मतलब इसका सॉल्यूशन नई भी आया था तो उससे पहले मैंने आपको करवाया ना, चालू कर दिया था क्वेश्चंस को। आप इसे देखते चलिए, हम इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन वो इस प्रकार है कि समविभव पृष्ठ व विद्युत रेखाओं के बीच कितना कोण होता है। तो इसमें कोई शक ही नहीं है, समविभव पृष्ठ में लेकर रेखाएं परस्पर लंबवत होती है, तो इसमें कोण आएगा 90 अंश का। अगला है, दो आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर है, तो इनके बीच जो विभव होगा, ये आपको इसमें भी कोई शक नहीं है, ये विभव जो होगा वो शून्य होगा। ये मिसप्रिंटिंग इसलिए आपको करवाना पड़ रहा है शून्य, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। 10 कूलाम आवेश देने से किसी चालक के पर 2 वोल्ट की वृद्धि होती, तो धारिता कितनी होगी? तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि आवेश जो है 10 कूलाम का है, और पोटेंशियल कितना है इसका, विभव 2 वोल्ट है, तो धारिता कितनी होगी? C बराबर होता है Q/V, 10/2, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 फैराड की वृद्धि होगी इसमें। दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, तो आपको पता है प्रत्येक संधारित्र में समान होगा विभव। समान धारिता के 2 संधारित्र पहले समांतर क्रम में जोड़े, फिर उसको श्रेणी क्रम में जोड़े, तो परिणामी धारिताओं का अनुपात क्या होगा? ये होगा अनुपात
4:1, क्योंकि पहले समांतर क्रम में C बराबर C1+C2 और श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1+1/C2, तो 4:1 आएगा। आप इसे करके देखिएगा। श्रेणी क्रम में भी C मानना है और समांतर क्रम में भी C मानना है। 20 माइक्रोकुलाम 5 मीटर दूर पर विभव का मान कितना होगा, तो ये भी अपन कर चुके हैं। आवेश जो है 20 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कुलाम है, और दूरी जो है r वो कितनी दी है अपने को 5 मीटर, तो विभव का मान कितना होगा, तो विभव v बराबर होता है 1/4πε0 Q/r। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 3.6 × 10⁻3। 3.6 × 10⁻3, ये पावर है, 103 नहीं है, 3.6 × 10⁻3 वोल्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। शायद हो चुका है क्वेश्चन, ये पांचवा छठवां हो चुका है। स्लाइड फिर से एक बार बन चुकी है। यहाँ पे पृथ्वी का विभव माना जाता है, तो याद रखिए पृथ्वी का विभव हमेशा माना जाता है 0। विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, फैराड तो है। देखिए इसमें वोल्ट नहीं हो सकता। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उसकी प्लेटों की दूरी को बढ़ा दिया जाता है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, है ना। तो देखिएगा इसे ध्यान से आप सभी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? सॉरी स्टूडेंट्स, कॉल आ गया था वो। देखिए तो क्या बोलना चाह रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी बढ़ा देंगे तो विभवांतर का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना, प्लेटों के बीच की जितनी दूरी बढ़ाते जाओगे विभवांतर का मान उतना कम होते जाएगा, क्योंकि आवेश एक दूसरे से, पहली प्लेट पे धनावेश है और दूसरे पे ऋणावेश है, तो सीधी सी बात है ना, विभव का मान कम ही होगा ना, आवेश एक दूसरे से दूर जाते। समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित होती है हमेशा प्लेटों के पराविद्युतांक माध्यम में। आपको देखना चाहिए स्टूडेंट्स। अगला देखिए, नगण्य मोटाई की एल्यूमिनियम की प्लेट को संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखेंगे तो धारिता का मान क्या होगा। तो धारिता का मान जो रहेगा स्टूडेंट्स वो अपरिवर्तित रहेगा, है ना, क्योंकि नगण्य मोटाई है, तो जब मोटाई नगण्य नहीं के बराबर तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, अपरिवर्तित है। तो अगर हाँ मोटी एल्यूमिनियम की शीट रखी जाती तो बात अलग थी, वो पतली, या फिर नगण्य मतलब नहीं के बराबर, फिर कोई बात ही नहीं है, अपरिवर्तित रहेगा। 12वां देखिए, यदि एक धनावेशित चालक के तार को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आते हैं, है ना, अर्थिंग के बात हो रही है यहाँ पे। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में स्टूडेंट से आपसे बात कर रहे हैं 13वें प्रश्न में, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है। तो निरक्षीय स्थिति में देख लीजिए, आपको तो पता ही है कि निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, विभव शून्य हो जाता है और विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, है ना। विभव तो आपको पता है शून्य होता है। देखो निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र शून्य कभी नहीं होता, क्योंकि वो P/r³ होता है, 1/4πε0 P/r³, r की घात 3, दोनों शून्य होगा नहीं, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो हट जाएगा। विद्युत क्षेत्र शून्य हो ही नहीं सकता, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी हट जाएगा, सी ऑप्शन आएगा स्टूडेंट इसका। 14, आवेश 10 कूलाम से किसी चालक में विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि कर दी जाती है। ये तो पिछला ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसका 5 फेरड आएगा, मैंने अभी आपको बताया भी पीछे की स्लाइड में करके, ये देखिए ये 5 फेरड क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समान क्या रहेगा। तो आपको बताए थे 2 चालक को अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका आवेश हमेशा समान रहेगा, क्योंकि वायर एक ही है ना, इसलिए आवेश समान रहेगा। और समांतर क्रम में जोड़ोगे तो क्या समान रहेगा, विभव समान रहेगा समांतर क्रम में। चलिए खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। एक फेरड बराबर खाली स्थान स्थित फेरड, 1 फेरड मतलब कितने। तो स्टूडेंट्स ये जो होगा वो होगा आपका 8.9 × 10⁻11, या इसको लगभग हम 9 × 10⁻11 बोल सकते हैं। जूल बराबर कूलाम इंटू खाली स्थान, तो जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट होगा,
विभव एक खालिस्तान राशि तो विभव एक अदिश राशि है। Q आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होगा वो क्या होगा, तो विद्युत विभव का जो मान होगा वो होगा 1/4 पाइप्स नॉट। अब Q की जगह स्मॉल q दिया और r की जगह स्मॉल r दिया। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक खालिस्तान है तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक जो है वो है फैराड। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव खालिस्तान है तो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव खालिस्तान है, घटता है आएगा स्टूडेंट। किसी संधारित्र का नेट आवेश खालिस्तान होता है, संधारित्र का नेट आवेश शून्य होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर धारिता खालिस्तान हो जाती है तो धारिता घट जाती है स्टूडेंट्स। और किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य हमेशा खालिस्तान होता है तो शून्य होता है, ये आपको बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारा एक शब्द एक वाक्य है, आइए इसे भी देखते हैं हम। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में दूरी बढ़ाने पे धारिता क्या होगी, तो दूरी को जब आप बढ़ाओगे तो धारिता घटेगी। बी वाला देखो, संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कागज भरने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, एनर्जी का। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान अधिकतम होगा, तो अक्षीय स्थिति में अधिकतम होगा, एक्सियल पोजीशन में, क्योंकि निरक्षीय में तो शून्य हो जाएगा, अक्षीय स्थिति आएगा स्टूडेंट इसका। पांचवा है आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है, तो आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विभव होगा स्टूडेंट्स वो बाहरी पृष्ठ के बराबर होगा, वो होगा आपका बाहरी पृष्ठ पर आवेश के बराबर, बाहरी पृष्ठ के आवेश के बराबर। आगे, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है, तो निरक्षीय स्थिति पे विद्युत विभव शून्य होता है। स्थिति या लंबवत बिंदु बोल सकते हैं आप, अगर चाहो तो लंबवत बिंदु भी बोलेंगे तो आपको गलत नहीं दिया जाएगा। सातवां प्रश्न है, जब किसी पराविद्युत को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, क्यों, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसलिए घटती है क्योंकि पराविद्युतांक का ध्रुवण होता है वहाँ पे, क्योंकि पराविद्युतांक का पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण होता है वहाँ पे। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा क्षय कब नहीं होता, तो दो आवेशित चालकों को जब हम जोड़ेंगे स्टूडेंट तो ऊर्जा का क्षय V व C के समान होने पर नहीं होता, समान होने पर नहीं होता। जब विभव और धारिता समान हो जाए तो ऊर्जा का क्षय नहीं होता। अगला, किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर धारिता का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुचालक माध्यम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी, आपको बनना चाहिए। और संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, जब एक उच्च विभव को अनेक भागों में बांटा जाता है, जब उच्च विभव को विभाजित करना हो, विभाजित कोष्ठक में बांटना हो। अगला जो है हमारा यूनिट 2 चैप्टर 3 आ चुका है स्टूडेंट्स, आइए से ध्यान से देख। तो स्टूडेंट्स अब हम यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, आइए से देखते हैं। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो याद रखिए ताप बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर या अर्धचालक का प्रतिरोध हमेशा घटता है। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, तो अतिचालक पदार्थ सुपर कंडक्टर जो होते हैं उसकी जो चालकता रहती है वो हमेशा न्यूनतम रहती है, मतलब शून्य। विद्युत सेल स्रोत है, तो विद्युत सेल से हमें किस चीज़ का स्रोत है विद्युत सेल, तो विद्युत सेल जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार की जो प्रतिरोधकता है रेजिस्टिविटी वो उसके द्रव्यमान पर कभी निर्भर नहीं करती। तार छोटा भी हो सकता है बाकी बड़ा भी हो सकता है ना, उसका मोटा पतला सब हो सकता है,
उसका पदार्थ और द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान जो है उस पर निर्भर कभी नहीं करता। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, मतलब प्रतिरोधकता, उसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, ये आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, एक तार को खींचा जाता है, उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो प्रतिरोध कितना होगा। तो स्टूडेंट्स आपको करवाए थे हमने प्रतिरोध समानुपाती लंबाई का वर्ग, लंबाई को जितना खींचोगे प्रतिरोध उतना उसका वर्ग हो जाएगा। तो लंबाई को हमने कितने बार खींचे, लंबाई को हमने दोगुना खींचे, तो 2 का वर्ग होगा 4, तो प्रतिरोध जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 गुना। 7वां, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक, तो वोल्ट बटे मीटर, क्योंकि विभव प्रवणता जो है वो होता है विभव बटे दूरी, तो विभव का वोल्ट और दूरी का मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। 8वां जो है हमारा, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, तो किसी चालक में विद्युत प्रवाह हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक है, देखिए जरा ध्यान से इसको। एम्पियर जो मात्रक है विद्युत धारा का है, आपको पता ही है धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है, प्रतिरोध का ओम एसआई मात्रक है, बिल्कुल सही है। आवेश का कूलाम बिल्कुल सही है। विद्युत धारा का एम्पियर बिल्कुल सही है। चालकता का वोल्ट गलत है, वोल्ट विभव का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम खाली स्थान पर आधारित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ओके स्टूडेंट्स, किरचॉफ का पहला नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। धारा घनत्व खाली स्थान है, तो धारा घनत्व जो होगा स्टूडेंट्स आपका ये एक सदिश राशि है। अनुगमन वेग का मान लगभग होता है स्टूडेंट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध, या भी अपने थोड़ी देर पहले भी देखे थे आपने, घट जाता है, घटता जाता है ही नहीं। सेल में खुले परिपथ से उसके इलेक्ट्रोड में अधिकतम विभवांतर को खाली स्थान कहते हैं, तो इसको आप कहेंगे ईएमएफ या विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। अगला, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध खाली स्थान जाता है, तो ये बढ़ जाता है। पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, क्योंकि आपने देखे किसी इंसान को बुखार रहता है, उसका ताप अगर अधिक रहेगा तो पारे का तापमान ऊपर चढ़ जाता है। 1 नंबर वाले प्रश्न है, अनुगमन वेग व विद्युत क्षेत्र में संबंध, तो वीडी बराबर होता है -ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, और ये आपका टाउ हो जाएगा। तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये अपन ने पढ़ चुके स्टूडेंट्स। आर समानुपाती लंबाई का वर्ग होता है, तो इसको अगर 3 गुना खींचोगे तो ये हो जाएगा 9 गुना, 3 का वर्ग 9 गुना। विभव प्रवणता का ऐसा मात्रक अब भी पीछे पढ़े, वोल्ट बटे मीटर होता है। व्हीटस्टोन सेतु कब सबसे अधिक सुग्राही होता है, तो व्हीटस्टोन सेतु सबसे ज्यादा सुग्राही कब होता है, जब इसके चारों भुजाओं पर लगे प्रतिरोध P, Q, R व S समान हो जाए तो यह अधिक सुग्राही होता है। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तो अनुगमन वेग जो होता है वो समानुपाती ताप होता है, ताप बढ़ाओगे तो अनुगमन वेग बढ़ेगा। किसी चालक का ताप बढ़ने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांति काल पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो शांति काल जो रहता है टाउ वो भी समानुपाती होगा, ताप बढ़ाओगे तो शांति काल भी बढ़ेगा। 8वां, तांबे के तार की त्रिज्या आधी करने पे प्रतिरोधकता पे क्या असर पड़ेगा, तो प्रतिरोधकता एक मान होता है, चाहे तार की लंबाई को दुगुना करो, आधा करो, कुछ भी कर दो, है ना, त्रिज्या को भी जो करना है वो कर दो, बढ़ा दो, कम कर दो, प्रतिरोधकता एक मान होता है जो कभी नहीं बदलता, तो ये अपरिवर्तित रहेगा। अगला, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, तो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, देखिए ध्यान से, ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, देखेंगे आप इसे ध्यान से, तो ये वाला है प्रश्न नंबर 1। किसी सेल के विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सांद्रता बढ़ाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है।
प्रतिरोध बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। खाली सही जोड़ी आ गया है, तो सही जोड़ी देखिए, ओम का जो नियम है आपको पता होना चाहिए। विभवांतर और धारा में संबंध V बराबर आई आर। किरचॉफ का नियम जो है वो जटिल विद्युत परिपथ के लिए दिया गया है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, प्रतिरोध का मापन, कैमरलिंग ओन्स ने बताए थे आपको प्रतिरोधकता की खोज की थी, और साइमन ने विद्युत चालकत्व। अगला दूसरा वाली सही जोड़ी देखते हैं हम। तो दूसरी सही जोड़ी में आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ये आर ई अपॉन वी माइनस वन। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है इसका होता है प्रतिरोधकता ओम इंटू मीटर। धारा घनत्व का होता है धारा गुणित क्षेत्रफल, जे बराबर आई अपॉन ए। जे बराबर क्या होता है आई अपॉन ए, तो करंट का एम्पियर, ये धारा घनत्व का होगा आपका ये ई। किरचॉफ का द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, और संधि का नियम आई बराबर जीरो जो है किरचॉफ का प्रथम नियम है, और धारा का इसका मात्रक होता है एम्पियर। ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। अब हमारे हैं अध्याय 4 पे, गतिमान आवेश पर चुंबकत्व। आइए से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इकाई नंबर 3 और अध्याय नंबर 4 चल रहा है। तो देखिए अध्याय 4 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, अध्याय 4 चैप्टर 4। इसका जो पहला सवाल है वो है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश स्टूडेंट दोनों उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। अगला है धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये हमेशा जो होता है कुंडली के तल के लंबवत होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, या क्यू वी क्रॉस बी होता है। अगला, धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है। आपको पता होना चाहिए धारामापी के साथ जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो एमीटर बनेगा, और समांतर में जोड़ोगे तो वोल्टमीटर बनेगा। सॉरी, बोलने में मुझसे गड़बड़ी हुई है। श्रेणी क्रम में जब आप जोड़ोगे, ये देखिए, देख लीजिए, धारामापी के साथ जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आपका रहेगा वोल्टमीटर, और धारामापी के साथ जब आप शंट को जोड़ोगे तो ये बनता है एमीटर में। तो इसका आएगा आंसर वोल्टमीटर। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है तो कक्ष उसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, तो उसका पथ हमेशा सरल रेखीय होगा, स्ट्रेट। अगला है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति पे ध्यान दीजिए सभी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है, जबकि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के खाली स्थान होता है। तो लूप का जो ये रहता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमेशा याद रखिए शून्य होता है, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है, अनंत। आप शब्द लिखे अनंत, और ये अनंत भी लिखे। शंट हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। क्या में जुड़ता है? समांतर क्रम में। गतिमान क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को खालिस्तान कहते हैं। तो ये बल को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। चुंबकशीलता का एसआई का मात्रक खालिस्तान है। तो चुंबकशीलता का जो मात्रक होगा वो आपका होगा न्यूटन अपॉन एम्पियर का वर्ग। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक जो है आपका वो क्या होगा, वो आपका होगा न्यूटन अपॉन एम्पियर गुणित मीटर। चुंबकीय क्षेत्र एक खालिस्तान राशि, तो चुंबकीय क्षेत्र बी जो है वो एक सदिश राशि है, सबको पता है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र सब सदिश होती है। नवा यदि आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से किसी वेग से गति कर रहा हो तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल खालिस्तान होता है।
तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा आकर्षक प्रकृति का होता है। चुंबकीय बल हमेशा आकर्षक प्रकृति का होता है या आकर्षण प्रकृति का होता है। टेस्ला खालिस्तान का मात्रक है, तो टेस्ला आपको पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत परिपथ में एमीटर को खालिस्तान में जोड़ते हैं, तो एमीटर को हमेशा याद रखना, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे कि हम बराबर करंट प्राप्त कर सके श्रेणी क्रम में। शंट के उपयोग से धारामापी की खालिस्तान कम हो जाती है। शंट के उपयोग से धारामापी की सेंसिटिविटी मतलब सुग्राहिता कम हो जाती है। चल कुंडली धारामापी में त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ध्रुवों को खालिस्तान बनाया जाता है, तो ध्रुवों को अवतल आकार लिखना पड़ेगा आपको, अवतल आकार, या त्रिज्यीय भी लिख देंगे तो चल जाएगा, त्रिज्यीय, त्रिज्या वाले क्षेत्र का। समान दिशा में धारावाही दो चालकों के मध्य बल खालिस्तान प्रकृति का होता है। अगर चालक तार में समान दिशा में धारा बहे तो वह आकर्षक प्रकृति का होता है, ये आपको बताया गया था। और विपरीत बहे तो प्रतिकर्षण। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को खालिस्तान में जोड़ते हैं, तो वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जब दो धारावाही समांतर तार में विपरीत दिशा में धारावाही तो एक दूसरे को, अभी बात हुई थी, प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं अब हम। इसमें एक शब्द एक वाक्य वाला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है सबको पता है, टेस्ला होता है, टेस्ला। अगला, दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा बह रही तो बल की प्रकृति आकर्षक होगी, आकर्षण प्रकृति होगी। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको पता होना चाहिए, बी बराबर μ0/4 पाई 2 पाई NI बटे R। 99 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले धारामापी में 10% प्रवाहित की जाती है, तो शंट पर का क्या होगा? तो शंट का 1/11 आ जाएगा। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? एक उपकरण है जो आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करता है। धारामापी की कुंडली के बीच नरम लोहे का क्रूड क्यों डाला जाता है? क्योंकि नरम लोहे की चुंबकशीलता अधिक होती है, नरम लोहे की चुंबकशीलता अधिक होती है, शीलता अधिक होती है। अगला, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में उसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा, यह हमें बताना है। तो ये अपन पीछे पढ़ चुके, मुझे लगता है इसका पथ हमेशा सीधा होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? जब आवेश समांतर प्रवेश करे, समांतर प्रवेश करे। चुंबकीय क्षेत्र के संबंधी गॉस का प्रमेय जो होता है वो होता है बी बराबर μ0/4 पाई QM1 QM2 अपॉन R²। एक लंबे चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? विपरीत दिशा होगी इसकी। ओके, आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। एसआई पद्धति में ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक होता है एम्पियर गुणित मीटर। 1 न्यूटन बटे एम्पियर गुणित मीटर खालिस्तान गाउस के बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये बराबर होता है 10⁴ गाउस के। अगला, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा खालिस्तान की ओर अक्ष के अनुदिश होती है।
एस ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। अक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश खालिस्तान की ओर होती है। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट, इसका भी दक्षिणी ध्रुव जाएगा, एस ध्रुव की ओर होती है। निरक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता खालिस्तान की ओर होती है। तो इसका जो आएगा स्टूडेंट वो एन से एस, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है। अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु में उतनी ही दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता खालिस्तान होती है, तो दुगनी होगी, 2p लग जाता है ना उसमें, और 2m। अणु चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय पदार्थ की ओर खालिस्तान होते हैं, तो इसका आएगा अट्रैक्टिव, मतलब आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय की ओर खालिस्तान होते हैं, तो प्रतिकर्षित होगा, रिपल्सन। अणु चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति खालिस्तान होती है, तो इसकी प्रकृति होती है कम धनात्मक, कम पॉजिटिव, कम धनात्मक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति खालिस्तान होती है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति हमेशा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव। किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु खालिस्तान स्थिति में प्राप्त होगा। तो उदासीन बिंदु आप याद रखिए हमेशा एक्सियल पोजीशन, मतलब अक्षीय स्थिति में प्राप्त होगा। और इसी का उल्टा, किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर खींचने पर उदासीन बिंदु निरक्षीय स्थिति में प्राप्त होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार है, आपको स्लाइडें थोड़ा अलग दिख रही होगी, चलिए अब दिखेगी अच्छे से। किसी द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जब किसी धारावाही लूप से धारा प्रवाहित की जाए तो जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है m, वो होता है I × a। लूप से प्रवाहित धारा तथा लूप के क्षेत्रफल का जो गुणनफल है उसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसका जो मात्रक है, मात्रक ऐसा है, मात्रक धारा का एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर का वर्ग। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो विमी सूत्र है वो है m1 L0 T-2 और a-1। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए। ये तो आपको पता होना चाहिए कि रेखाएं n ध्रुव से प्रारंभ होती है और s ध्रुव पे समाप्त होती है। ये रेखाएं काल्पनिक होती है, ये बंद वक्र बनाती है, मतलब लंबवत होती है, समांतर होती है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4। किसी परिनालिका में कुंडली लपटी है जिसके सिरों पर धारा के वामावर्त दिशा हो, तो कौन सा ध्रुव बनेगा। तो ये हमेशा स्टूडेंट याद रखना, एन ध्रुव बनेगा। बाई ओर लपटी हुई तो एन ध्रुव, और दाई ओर लपटे तो एस ध्रुव। एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी संतुलन में होता है। कब होता है, तो अस्थायी संतुलन में तब होता है जब उसका द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लंबवत हो जाए चुंबकीय क्षेत्र के। अगला, एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थायी कब होगा। स्थायी तब होगा जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो समांतर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के। एक दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों के बराबर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये आपको उसने बराबर दूरी पर, मतलब निरक्षीय स्थिति के बारे में पूछा, जो होता है μ0/4π m/√। आपको याद होगा अपन ने किया था d² + l²। आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम अध्याय 6 और इकाई 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ने वाले हैं। आइए इसे देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये फ्लक्स में परिवर्तन के लिए स्वतंत्र होता है। E समानुपाती d∅/dt आपने पढ़ेंगे। लेंज का नियम आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। आपको पता होना चाहिए प्रेरित धारा की जो दिशा होती है लेंज के नियम से भी पता की जा सकती है और फ्लेमिंग के बाय हाथ लेफ्ट हैंड रूल से पता की जा सकती है। चौथा सवाल है हमारा स्टूडेंट्स, एक समतल कुंडली में n फेरे है तो स्वप्रेरक तो अनुपाती होगा इसके, क्योंकि आपने पढ़े हो ना L बराबर होता है μ0 n² L, ये है ना, ये n² के
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आपको बताया गया था स्टूडेंट्स माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी। तो यहाँ पे क्योंकि फैराडे नाम आएगा। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक होता है, स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी होता है। हेनरी मात्रक है, देखिए अभी हमने पढ़े थे, प्रेरकत्व का ही होता है स्टूडेंट्स। अगला, ए क्षेत्रफल वाली कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बी के लंबवत रखा गया और 180 अंश के कोण से घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिमाण होगा, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये 2b है। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल खाली स्थान में परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो आपको पता होगा फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलिद बनाए जाते हैं। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान खाली स्थान के बराबर होगा। तो याद रखिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गए ये, आप याद रखिए। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर रहेगा स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरण के बराबर होगा। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर स्वप्रेरकत्व खाली स्थान हो जाता है। तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स, तो स्वप्रेरकत्व बंद हो जाता है होगा स्टूडेंट इसका। अगला, एक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर मतलब d∅/dt किसके अनुक्रमानुपाती होती है स्टूडेंट्स? तो आपको पता होगा विद्युत वाहक बल की होती है, विद्युत वाहक बल ई के, विद्युत वाहक बल लिखिएगा आप, या जगह कम इसलिए मैंने ये लिख दिया, बाकी ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल आपको लिखना पड़ेगा। सातवां, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। तो इसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स आपको बनना चाहिए स्टूडेंट ये। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक खाली स्थान प्रेरित होता है, तो उसमें एक विरोध प्रेरित होता है स्टूडेंट्स। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का खाली स्थान करता है। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इसका भी आंसर विरोध ही आएगा, विरोध करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित आपको करवाया गया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार प्रेरित धारा की खाली स्थान ज्ञात की जा सकती है। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। एसआई पद्धति में स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर प्रेरकत्व का मान आपको पता होना चाहिए बढ़ जाता है। चुंबकीय फ्लक्स एक खाली स्थान राशि है। तो चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती, जहाँ चाहे बढ़ सकती है। और अगला, चुंबकीय विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी का कारण खाली स्थान है। तो चिंगारी का कारण जो है वो है स्वप्रेरकत्व स्टूडेंट्स। ओके, आपको बनना चाहिए। अगला, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर देखिए, चलिए देखना चालू करिए इसे। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है हेनरी। अगला, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए फेरों की संख्या को दोगुना कर दिया जाए तो स्वप्रेरकत्व तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि n का वर्ग लग जाता है। विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं? आपको बनना चाहिए। तो स्वप्रेरण को कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस L को। विद्युत का जड़त्व, दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 L2 है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इन्हें जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध L+L 2L हो जाएगा। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न
प्रेरित धारा की दिशा खालिस्तान होगी, तो प्रेरित धारा की दिशा जो होगी प्रवाहित धारा के समांतर होगी। उसको तोड़ देंगे तो प्रेरित धारा की दिशा प्रवाहित धारा के समान होगी। प्रेरित धारा का मूल कारण क्या है? तो प्रेरित धारा का मूल कारण है फ्लक्स में परिवर्तन। अगला, किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है? वही है जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। सेम आंसर है। चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है? तो देखिए स्टूडेंट, तो ये होगा स्टूडेंट कुंडली के तल पर, बेस पर, कुंडली के तल पर। लेंज का नियम आपने पढ़ चुके, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आप पढ़ चुके, वेबर ऊपर पढ़ ही चुके हैं। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, ये भी आप जानते हैं। प्रेरकत्व का विमी सूत्र, प्रेरकत्व का जो विमी सूत्र होता है स्टूडेंट वो होता है m1L2 T-2 और A-2। ऊर्जा का होता है m1L2 T-2, उसमें बस A-2 लगा देना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, फेराडे ने की थी, माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी ने। फेराडे लिखे। चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, मैंने बताया ना, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिएगा ध्यान से। अब हम एसी को देख रहे हैं। इस पहले पार्ट में हम केवल यही तक करेंगे, दूसरे पार्ट में अब हम विद्युत चुंबकीय तरंग से लेके अर्धचालक युक्ति तक करने वाले हैं। तो आइए इसे ध्यान से देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा को आइए ध्यान देते हैं। तो अध्याय 7 देखिए। एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य खालिस्तान की कला होती है। तो धारा और विभवांतर के मध्य 180 अंश की कला होती है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान I0, ये I0 है, I0 का IRMS से क्या संबंध होता है? तो IRMS बराबर होता है स्टूडेंट्स I0/√2। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की तुलना में, देखो ऊंचाई वाले में ज़्यादा होगी, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ऊंचाई मतलब ये जिसकी प्राथमिक कुंडली छोटी और द्वितीयक कुंडली बड़ी हो, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक से कम होगी। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण प्रभाव पर आधारित होते हैं। खालिस्तान, ये कुछ मिसप्रिंटिंग लग रही है इसमें। ऊष्मी प्रभाव पर आधारित होते, किसमें होते हैं? ऊष्मी प्रभाव पर आधारित होते हैं। एक शुद्ध धारिती परिपथ में धारा आगे खालिस्तान बल से कला में बहती है। उसका आएगा स्टूडेंट 90 अंश की कला रहती है ना। धारा या तो π/2 आगे रहेगी या π/2 पीछे रहेगी, तो 90 अंश या π/2 अब जो लिखेंगे कला से आगे होती है ना। मिसप्रिंटिंग है एक्चुअल में यहाँ पे, पर अपन अपने नॉलेज के बेस पे इसको कर पा रहे। चलिए, सही विकल्प, एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है, केवल एसी केवल डीसी, एसी डीसी दोनों। तो एक संधारित्र अपने अंदर से केवल डीसी को गुजरने देता है। ओके स्टूडेंट्स। ट्रांसफार्मर प्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर के जो प्रोड रहते हैं फ्रेम, उसको हम निम्न प्रभाव को कम करने के लिए बना देते हैं पटलित, तो भंवर धारा के प्रभाव को कम करने के लिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या होता है? ये आपको पढ़ाया गया था। ये होता है आपका जनरेटर, एसी जनरेटर या जनरेटर बोलते से। भारत के घरों में उपयोग की जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है स्टूडेंट्स 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज आपको बताई गई थी जिस क्लास में। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए आया है, तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने, चलिए देख लेते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है। शिखर मान कितना है? I0। एक चक्र पूर्ण करने में औसत शक्ति 0 होगी। प्रतिघात का SI मात्रक ओम होगा। वॉटहीन धारा का अर्थ है ऐसी धारा जिसमें औसत शक्ति एवरेज पावर 0 हो। क्या हो? औसत शक्ति 0 हो। किस दशा में वॉटहीन धारा प्राप्त होती है? तो वॉटहीन धारा को प्राप्त करने की जो दशा है वो है वही औसत शक्ति 0 हो। अब स्टूडेंट हमारे सही, तो एक का होगा XL बराबर L ओमेगा,
सी आर सर्किट में प्रतिबाधा जो होगी वो सीधी सीधी सी और आर रहेगी। एल सी आर की प्रतिबाधा है बड़ी वाली, जिसमें एल सी आर तीनों रहेगा, याद रखिए, ठीक है। और धारिती आर एल परिपथ का ये होगा बी वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप इसे ध्यान से देखेंगे। और एक बच्चा है शायद आपका ये वाला धारिती वाला, तो इसका ये आएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसे ध्यान से देखिए, आपका ये पूरा खत्म हो चुका है। अब हम पार्ट 1 में इतना ही पढ़ाएंगे आपको। पार्ट 2 में अब हम आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लेके पूरा फुल कंप्लीट कर देंगे। अभी आप इतना ध्यान से पढ़िए।